क्या कभी ध्यान दिया गया है कि घर में टाइम पास के लिए किया गया कोई आम सा शौक एक दिन एक फुल टाइम जबरदस्त करियर कैसे बन जाता है? एकदम सही सवाल। और स्वागत है आज के इस माइंड ब्लोइंग चैप्टर ब्रेकडाउन में। आज क्लास 9 के चैप्टर 2 को बिल्कुल नए, मॉडर्न और हाईली विजुअल तरीके से डिकोड किया जाएगा। बिना बोर हुए एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ एकदम क्लियर होने वाले हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिमाग में एक बड़ा रिलेटेबल सा सवाल आता है, एक नॉर्मल सी नौकरी और एक सच्चे वोकेशन के बीच आखिर रियल डिफरेंस क्या होता है? देखा जाए तो एक आम नौकरी शायद बस बिल्स पे करने के लिए होती है, जहां रोज एक ही रूटीन चलता है। लेकिन वोकेशन तब बनता है जब मेहनत के साथ साथ अपना कोई खास हुनर, एक स्पेशल स्किल और सच्चा पैशन जुड़ जाए। बस वही साधारण सा काम एक बहुत बड़ी कला बन जाता है। आज की इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल सेट और स्ट्रक्चर्ड है। हम इसे 5 मेन हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। पहला, वोकेशन क्या है। दूसरा, द पॉट मेकर्स रियलिटी। तीसरा, इकोनॉमिक्स के जरूरी शब्द। चौथा, रिफ्लेक्टिव राइटिंग के हैक्स। और आखिर में द 575 हाइकू स्ट्रैटेजी। हर सेक्शन में एग्जाम के लिए स्मार्ट शॉर्टकट्स और ट्रिक्स मिलेंगे, तो फोकस बनाए रखेगा। तो सीधे चलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पर। वोकेशन आखिर है क्या चीज? मतलब सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि रोजमर्रा की छोटी मोटी हॉबीज अचानक से एक प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन कैसे बन सकती हैं। टेक्स्ट बुक में एक फिल इन द ब्लैंक पजल है। वी, फिर 2 ब्लैंक्स ए, फिर 2 ब्लैंक्स ओ और आखिर में ब्लैंक्स। छुपा हुआ वर्ड है वोकेशंस। इसे डिफाइन करना हो तो वोकेशन एक ऐसा स्किल बेस्ड काम है जिसमें स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैनशिप और बहुत सारे पैशन की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, हाथों का असली हुनर है। अगर ये हाथों का हुनर है तो हैंडमेड गुड्स और फैक्ट्री या मशीन से बने प्रोडक्ट्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए, है ना? मशीन से निकली चीजें तो बस एक जैसी कॉपी पेस्ट लगती हैं। एकदम परफेक्ट पॉइंट। मशीन से बनी चीजों में एक बोरिंग सी यूनिफॉर्मिटी होती है क्योंकि वो ऑटोमेटेड है। लेकिन जब चीजें हाथों से बनती हैं तो उनमें बनाने वाले की मेहनत, उसका टच और एक यूनिक कैरेक्टर नजर आता है। यही इन्हें मशीन्स की कॉपी से बिल्कुल अलग और बेहद खास बनाता है। अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे मेन स्टोरी पर, द पॉट मेकर। अक्सर हम इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को बड़ा आसान और सिंपल समझ लेते हैं, पर यहाँ कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस दूर होंगी जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है। भाई साहब, मिट्टी के बर्तन बनाना कितना मेसी और मिट्टी वाला काम लग रहा है। और शायद ये हर मौसम में भी ना हो पाए, क्योंकि बारिश के टाइम मिट्टी कहाँ से सूखेगी। बिल्कुल सही पकड़ा। ये क्राफ्ट काफी सीजनल और थोड़ा मैसी होता है। चैप्टर में इसकी तुलना बुनाई यानी वीविंग से की गई है। टेक्स्ट बताता है कि बुनाई घर के अंदर आराम से होती है और उसमें एक हैंडसम रिटर्न यानी अच्छे पैसे मिलते हैं, जबकि पॉट मेकिंग में अक्सर सिर्फ एक पिटिंस यानी बहुत ही छोटी सी रकम हाथ आती है। ये कॉन्ट्रास्ट एग्जाम के लिए एक सुपर हाई स्कोरिंग पॉइंट है। अब इस पूरे पॉट मेकिंग प्रोसेस को बिना रटे याद रखने का सबसे आसान तरीका देखते हैं। इस वर्कफ्लो को ध्यान से समझिए। टूल्स के अंदर आएगा डाओ, रॉ मटेरियल्स में आएगा डो यानी कूंदी हुई मिट्टी, और प्रोसेस में आएगा पाउंडिंग और एक रोटेटिंग बेड ऑफ हे पर सिलेंडर्स का घूमना। इस वर्कफ्लो का मेंटल पिक्चर दिमाग में बिठा लेने से प्रोसेस को लिखना बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा। स्टोरी वाला पार्ट तो एकदम क्लियर हो गया, लेकिन चैप्टर में जब इकोनॉमी और फाइनेंस के वो भारी भरकम शब्द आते हैं तो अचानक से थोड़ी टेंशन हो जाती है। क्या इन हेवी टर्म्स को इजीली याद रखने की कोई निंजा टेक्निक है? टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस सेक्शन में इन टर्म्स को इतने क्विक और सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे कि इनकी डेफिनेशंस खुद ब खुद याद हो जाएंगी। किसी भी वोकेशन को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकबोन चाहिए होती है, और ये 8 शब्द उसी का हिस्सा हैं। बैंकरप्ट, क्रेडिट, करेंसी, डेट, फिस्कल, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट। इनमें से फिस्कल और इन्फ्लेशन एग्जाम के लिए टॉप प्रायोरिटी हैं। फिस्कल यानी सरकारी खजाने या फाइनेंस से जुड़ी बातें, और इन्फ्लेशन यानी सीधे शब्दों में महंगाई। ऑलराइट, अब टाइम है एक क्विक और मजेदार क्विज का। सबके लिए एक पॉज एंड थिंक मोमेंट है। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में हमें गलत सिनोनिम ढूंढना है। आंसर्स रिवील होने से पहले ट्राई करके देखिए कि कौन सा शब्द ऑड वन आउट लग रहा है। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं। ये रहे एग्जाम के लिए डायरेक्ट आंसर्स। माइरिट के आगे काउंटेबल लिखा था, जो गलत मैच है, क्योंकि माइरिट का मतलब ही असंख्य या इन्यूमरेबल होता है।
ह्यूज के लिए ड्राइंग दिया गया था, पर ह्यू का असल मतलब रंग या शेड्स होता है। सेम गोज फॉर प्रिसिजन, जिसका गलत सिनोनिम कैलकुलेशन दिया गया। वेरिड के लिए यूनिफॉर्म बिल्कुल गलत है। और डिलिशियस के लिए इनएडिबल, यानी जो खाया ना जा सके वो तो सेंस ही नहीं बनाता। ये ट्रिक रिवीजन के लिए बेस्ट है। क्या बात है, वो कैप भी सेट हो गई। अब बढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स वाले चौथे सेक्शन पर, रिफ्लेक्टिव राइटिंग। एक डर हमेशा रहता है कि कहीं रिफ्लेक्टिव लिखते लिखते गलती से बस स्टोरी की समरी ही ना लिख दी जाए। इसे अवॉइड करने का कोई फुल प्रूफ मेथड है क्या? ये एक ऐसी टिपिकल मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग का मतलब टेक्स्ट की समरी छापना नहीं होता। इसमें चाहिए होती है इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने अंदर झांकना, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, अपनी स्किल्स और सपनों को डीपली एक्सप्लोर करना। सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखने, बल्कि डीपली ये एनालाइज करना है कि सिचुएशंस कैसा फील कराती हैं। मतलब कहानी के कैरेक्टर्स की जगह खुद को रखकर उनके आइडियाज को कंप्लीटली एक्सपैंड किया जा सकता है। और अगर टेक्स्ट में दिए गए ये सेंटेंस स्टार्टर्स यूज किए जाएं, जैसे आई फील बिकॉज या आई विश बिकॉज, तब तो फुल मार्क्स पक्के हैं। 100%। ये एग्जैक्ट सेंटेंस स्टार्टर्स आंसर को एक सॉलिड स्ट्रक्चर देते हैं। इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करने से एग्जामिनर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और मैक्सिमम मार्क्स मिलने की गारंटी काफी बढ़ जाती है। वाओ, ये प्रॉम्प्ट वाली स्ट्रैटेजी सच में गेम चेंजर है। अब चलते हैं आखिरी और सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। चैप्टर के एंड में एक जापानीज हाइकू पोएम दी गई है। हमेशा लगता था पोएट्री मतलब सिर्फ राइमिंग, पर इसमें तो पूरा मैथ्स और काउंटिंग चल रहा है। ये आखिर काम कैसे करता है? पोएट्री और मैथ्स का इतना शानदार कॉम्बिनेशन कम ही देखने मिलता है। एक ट्रेडिशनल जापानीज हाइकू हमेशा एग्जैक्टली 17 सिलेबल्स का होता है। इसे समझने के लिए चलिए इसे माइक्रो स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, पोएम की पहली लाइन में होने चाहिए एग्जैक्टली 5 सिलेबल्स। स्टेप 2, दूसरी लाइन थोड़ी लंबी होती है, इसमें 7 सिलेबल्स आते हैं। और स्टेप 3, तीसरी लाइन वापस 5 सिलेबल्स पर आती है। बन गई परफेक्ट हाइकू पोएम। ओके, इसे एक एग्जाम्पल के साथ डायरेक्टली टेस्ट करते हैं, पढ़कर देखते हैं। लाइन 1, मेक अप योर माइंड स्नेल, ठीक, 5 सिलेबल्स। लाइन 2, यू आर हाफ इनसाइड योर हाउस, परफेक्ट, 7 सिलेबल्स। और लाइन 3, एंड हाफ वे आउट, यहाँ फिर से एग्जैक्टली 5 सिलेबल्स। ये 5-7-5 वाली स्ट्रैटेजी तो सच्ची में मैथमेटिकली फ्लॉलेस है। देखा, बड़े से बड़े टॉपिक्स को जब ऐसे माइक्रो स्टेप्स में ब्रेक करते हैं तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। फटाफट एक सुपर फास्ट रिवीजन रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले वोकेशन को एक स्पेशलाइज्ड स्किल की तरह समझा गया। फिर पॉट मेकर वाला वर्कफ्लो विजुअल टेबल के थ्रू दिमाग में बैठाया। इकोनॉमी के हाई यील्ड वर्ड्स मास्टर किए। रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए निंजा सेंटेंस प्रॉम्प्ट्स देखे और आखिर में 5-7-5 हाइकू रूल को क्रैक किया। इस सॉलिड नॉलेज बेस के बाद कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जाम क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अब दिमाग में एकदम एग्जाम रेडी वाली फीलिंग आ रही है। इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद एक बड़ा डीप सवाल दिमाग में गूंज रहा है। आने वाले टाइम में वो कौन से नए यूनिक स्किल्स और पैशंस होंगे जो फ्यूचर के अल्टीमेट वोकेशंस बनकर उभरेंगे। ये एक बहुत ही मोटिवेटिंग और प्रोवोकेटिव थॉट है, जिसके साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम रैप अप करेंगे। टेक्स्ट में msde.gov.in का जिक्र है, जहां ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग स्किल पाथ्स एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। तो नए रास्ते खोजते रहिए, पैशन को स्किल में बदलते रहिए। और आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।